जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के स्पेशल डिस्कशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारा ये सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आने वाले समय में यूपी पीसीएस या फिर आरओ का एग्जाम देने वाले हैं। आप कहोगे सर यूपीएससी के पेपर से यूपी पीसीएस या फिर आरओ का क्या संबंध है? देखो भाई, आप सब जानते हो कि आज यूपीएससी प्रीलिम 2024 की परीक्षा संपन्न हुई है। आज के इस पूरी क्लास में हम लोग इस बात को टारगेट करेंगे कि इस पूरे पेपर से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षा में वापस से रिपीट होकर के आ सकते हैं। एक बात बहुत क्लियर है, चाहे यूपीएससी का जीएस का सिलेबस हो प्रीलिम्स का या फिर यूपी पीसीएस का सिलेबस हो, दोनों के सिलेबस में अगर मैं यूपी स्पेशल के पोर्शन को हटा दूं तो सिलेबस वहां पर सेम है। जो चीजें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए यूपीएससी में पढ़ रहे होते हो वही सिलेबस आपको यहां पर फॉलो करना रहता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहां पर यह है कि यूपीएससी क्या करता है, अपने क्वेश्चंस के नेचर को टफ कर देता है और वहीं पर यूपी पीसीएस क्या करता है, जनरली सिंगल लाइनर या फिर क्वेश्चंस का नेचर बहुत सिंपल वहां पर रखता है। अगर मैं इस बार के पेपर को, यूपीएससी के पेपर को एनालाइज करूं आप लोगों के साथ, तो देखो इस बार के पूरे पेपर में करीब 25 ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि वन लाइनर पूछे गए थे। तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप लोग को देखना ही देखना है। इसके साथ साथ आप लोग कुछ ऐसे और क्वेश्चंस देखोगे जो कि सेम टॉपिक से पूछा गया था और उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और हमारा पूरा टारगेट केवल यही रहेगा। अच्छा, रही बात पेपर के नेचर की कि इस बार का जो पेपर था वो टफ था, इजी था, मॉडरेट था, क्या था, यहां पर मेरा बहुत सिंपल ओपिनियन रहता है कि जो एस्पिरेंट एग्जाम दे करके आता है ना, उसके लिए पेपर हमेशा टफ रहता है क्योंकि उसने मेहनत की है। अगर उसका एक नंबर भी कट रहा है ना तो वो उसकी मेहनत वहां पर जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए पेपर हमेशा टफ रहेगा। और जो एस्पिरेंट सीरियस नहीं रहता है, जो एस्पिरेंट कभी एग्जाम नहीं देता है, उसके लिए पेपर हमेशा इजी रहता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक सेक्शन को उठाएंगे। सबसे पहले पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि वहां से कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेशन को। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर आए हुए हैं उन सभी को मैंने मार्क कर लिया है ताकि हम लोग को बहुत ही इजी तौर पर वो सारे डिस्कशन करना आप लोगों के लिए रहे, ठीक है। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना के द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है? जनरली अगर आप देखोगे ना तो यूपी पीसीएस और यूपी आरओ दोनों ही प्रीलिम्स के पेपर में ऐसे ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है कि भाई सरकार ने तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त क्या है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। यहां पर यूपीएससी ने भी सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सबसे पहली बात कि ये आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है, सेना के द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो स्थानीय जन समुदाय की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। कौन सा ऐसा ऑपरेशन है? यहाँ पर चार विकल्प आप लोगों के सामने दिया गया है। हम क्या करेंगे ना, चारों ऑपरेशन के बारे में एक संक्षिप्त में एक बार पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान समझना। ऑपरेशन संकल्प की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन संकल्प को नेवी ने स्टार्ट किया है और नेवी ने स्टार्ट इसलिए किया कि जो वहां के मरीन एरियाज हैं उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर पाए, ठीक है। तो ये तो वो ऑपरेशन नहीं रहा। ऑपरेशन मैत्री क्या है? तो आपको पता होगा 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया हुआ था तो भारत की तरफ से जो जो मानवीय सहायता प्रोवाइड कराई गई थी, ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प प्रोवाइड कराया गया था, उसको हम लोग ऑपरेशन मैत्री के तौर पर जानते हैं। ऑपरेशन मदद क्या है? तो ऑपरेशन मदद जो है ना, देखो नेवी जनरली रेस्क्यू मिशंस करती रहती है पूरे देश में, ठीक है। अगर कोई डिजास्टर आता है तो रेस्क्यू मिशंस करती रहती है और उसको जनरली ऑपरेशन मदद के तौर पर जाना जाता है। तो ऑपरेशन मदद वो है। बचा आप लोगों के सामने यहाँ पर एक विकल्प जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। और ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो ये एक ऐसा मिशन है जो कि जम्मू कश्मीर और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में वहां पर जो टेररिज्म से प्रभावित जन समुदाय है उनके उत्थान के लिए आर्मी के द्वारा ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का एक बेहद शानदार क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और ये आपके एग्जाम में इसके आने की संभावना अच्छी खासी है क्योंकि आरओ और यूपीपीसीएस में जनरली ऐसे क्वेश्चन बनकर के आते रहते हैं। तो ध्यान समझना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने दिया गया है, जीएस का बड़ा शानदार क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है, ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी बाउंड्री निम्नलिखित में से किन के मध्य? बात समझना, क्वेश्चन बहुत क्लियर समझना कि दो ऐसे देश हैं, उन देशों के मध्य में जो बाउंड्री है, सबसे अधिक लंबी बाउंड्री पूरे विश्व में किन दो देशों के मध्य में, यह क्वेश्चन पूछा गया है। चार विकल्प हैं, एक बार ध्यान से देखो भाई। विकल्प क्या कह रहा है? कनाडा और यूएसए, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, और कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो इसमें एक विकल्प तो आप तुरंत हटा दो। कौन सा विकल्प भाई?
चाइना और भारत का। क्यों? आपने याद किया हुआ यहाँ पर बचपन एमबीए से कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बाउंड्री है वो भारत के किसी भी अन्य नेबरिंग कंट्री के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री बनती है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो चाइना और भारत को एलिमिनेट कर दो, पहली बात तो यहाँ पर ये रहा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बचपन एमबीए से आपने याद किया हुआ है। ठीक है, बचपन एमबीए से आपने याद किया हुआ है कि ये बाउंड्री का क्रम होता है। ठीक है, ये बाउंड्री का क्रम होता है भारत के अंतर्गत। तो इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बचा आप लोगों का चिली और अर्जेंटीना, कनाडा, यूएसए, कजाकिस्तान और रशिया। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, याद कर लेना, हो सकता हो कि आप लोगों के एग्जाम में रिपीट कर दे क्वेश्चन। इसका आंसर होगा कनाडा और यूएसए। देखो, पूरे विश्व में दो ऐसे कंट्री जिनकी बाउंड्री सबसे लंबी है वो है कनाडा और यूएसए। इनके बीच की बाउंड्री करीब 9000 किलोमीटर की है। ठीक है, 9000 किलोमीटर की है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों का आता है कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। इनके बीच की जो बाउंड्री है वो करीब 7000 किलोमीटर की है, 7000 किलोमीटर की है। और वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बाउंड्री है वो 4000 किलोमीटर की है। ठीक है, 4000 किलोमीटर की है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका होगा यूएसए और कनाडा, सेकंड नंबर पर होगा कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन, और उसके बाद भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री पूरे विश्व में कितने नंबर पर आती है ये आप लोगों को होमवर्क में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन से आपने कुछ कंटेंट भी लिया और एक नया क्वेश्चन भी यहाँ पर लिया हुआ है। ये होगा हमारे इस पूरे डिस्कशन का एक स्ट्रेटजी। तो आप सब लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और इस पूरी वीडियो को जरूर देखना अंत तक। ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिशमेंट में करने वाला हूं आप लोगों के साथ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो घटना चक्र में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, यूपीपीएससी ने कई बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा है? अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप सब हमारी जो 15000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे होगे तो फंडामेंटल राइट के सेशन पर मैंने पिछली 2 क्लास के अंतर्गत इस टॉपिक पर डिस्कशन किया और वहां पर मैंने एग्जैक्टली ये क्वेश्चन दिखाया हुआ है कि ये देखो, ये क्वेश्चन आयोग ने पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर क्या था भाई? क्वेश्चन था कि राइट टू प्राइवेसी, आपको याद होगा 2017 या 18 घटना जब आधार को लेकर के केस चल रहा था और के पुट्टास्वामी वाद उसको कहा जा रहा था। ठीक है, तो के पुट्टास्वामी वाद के अंतर्गत ये बात कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, आपको एक फंडामेंटल राइट यहां पर दिया गया है। आर्टिकल 21 बहुत विस्तृत आर्टिकल है, मैंने क्लास में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो जो लोग उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे, एक बार जरूर करना, ये सारे क्वेश्चन वहां पर हमने डिस्कस किए हुए हैं। और देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 7 शेड्यूल को लेकर के। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है जहां पर स्टेट और सेंटर, ठीक है, यूनियन, इनके मध्य में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसकी बात की थी 7 शेड्यूल के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाते ना बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाते। कैसे समझो, कह रहा है कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स स्टेट सूची के विषय में शामिल है, स्टेट लिस्ट में शामिल है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट लिस्ट में है। फिर कह रहा है इंटर स्टेट संगरोध, अच्छा हिंदी पढ़ो और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे पढ़ो, क्या होता है संगरोध? संगरोध मतलब होता है क्वारंटाइन। ठीक है, तो इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है वो संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट के अंतर्गत है, यहाँ पर थर्ड में दे रहा है। और चौथा कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो निगम कर है, वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत शामिल है। बात समझना, इन चारों में से केवल एक स्टेटमेंट सही है, ये बात बहुत श्योर है। अब देखो, क्योंकि इंटर स्टेट की बात चल रही है, तो इंटर स्टेट में ना जब 2 राज्यों से ज्यादा का मामला आ जाएगा तब यूनियन को यहाँ पर इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों विषय, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राज्यीय माइग्रेशन और इंटर स्टेट क्वारंटाइन, ये तीनों विषय आपके यूनियन लिस्ट के अंतर्गत चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सी विकल्प था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सी स्टेटमेंट था वही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, और भाई कॉर्पोरेट टैक्स आपका कहाँ जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स आपका आ जाएगा यूनियन लिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, आपका संघीय सूची के विषय के अंतर्गत आ जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 7 शेड्यूल का एक सिंपल और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था और 7 शेड्यूल पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन तो प्रिपेयर करके ही जाना, ठीक है, प्रिपेयर करके ही जाना ताकि ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर तैयार रहे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, कुछ भाग की बात की जा रही है। मैंने जब पॉलिटी का एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट किया है, ठीक, उसमें सबसे पहले हमने संविधान के सारे भाग डिस्कस किए हैं। आप देखो कह रहा है कि भाग 9A में क्या है, भाग 18 में क्या है और भाग 20 में क्या है। मैंने ये तीनों भाग वहां पर डिस्कस किए थे आप लोगों से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे।
अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ रहा है तो यूपीपीसीएस भी ऐसे क्वेश्चंस को पूछ सकती है। वो क्या करेगी पता है, वो बस ये करेगी, यहाँ पर 2 कॉलम बनाएगी, एक कॉलम में भाग लिखेगी, एक कॉलम में उसके प्रावधान के बारे में लिखेगी और कहेगी मैच द कॉलम कराइए। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। भाग 9A, भाग 18 और भाग 20, ये तीनों भाग क्या है, संविधान के पार्ट क्या है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया गया है और उनके लीडर्स का नाम दिया गया है। कह रहा कि बताओ इनमें से कौन सा पेयर सही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर, पहला पेयर कह रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप सुनोगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लेकर के बहुत सारी स्कीम्स प्रेजेंट टाइम में रन कर रही हैं। क्यों रन कर रही है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट होगी उनसे उसका कुछ लेना देना होगा, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ जो इंडिया का पहला एक संगठन था, ठीक है, तो भारतीय जनसंघ के लीडर कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक है। तो ये पेयर तो यहाँ पर सही दिया गया है। उसके बाद ध्यान देना अगर आप लोग यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सी राजगोपालाचारी जी, जगजीवन राम, इन दोनों लोगों का नाम आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में सुना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों यहाँ पर आप लोग गलत हो गया। आचार्य नरेंद्र देव जो है आप लोगों के, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप भारतीय जनसंघ वाले व्यक्ति का नाम याद कर लोगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये आपका काम यहाँ पर हो गया। यही कंटेंट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट प्रजा पार्टी हो गए, जगजीवन राम, श्री राजगोपालाचारी आपके आईएनसी के हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हो गए। राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। तो वहां से सोचो ना भाई, कांग्रेस से संबंध रहे होंगे तभी तो गांधी जी के समर्थन में उन्होंने ये फॉर्मूला तैयार किया होगा भारत और पाकिस्तान को लेकर के, ठीक है। तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला वो फॉर्मूला था, इसलिए वो आईएनसी के नेता, बहुत सिंपल याद कर पाना, समझ पाना। जगजीवन राम आईएनसी के नेता, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव आपको क्या हो गए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये अच्छा देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कंटेंट बहुत सिंपल था। जब क्वेश्चन पूछा यहाँ पर आयोग ने, इसने क्या किया, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4। एक बात यहाँ पर और बहुत इंटरेस्टिंग है, 2023 में जहां पर ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा थी, पेयर वाले क्वेश्चंस की संख्या, इस बार इन क्वेश्चंस की संख्या कम करके करीब 20 कर दी गई है आयोग के द्वारा, ठीक है। यूपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन की संख्या इस बार कम कर दी गई है, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले अपने क्लास में डिस्कस किया है, जिसने भी क्लास देखी होगी उसको पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के 71st अमेंडमेंट के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संविधान के 71st अमेंडमेंट के अंतर्गत जो कि 1992 में हुआ था, निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को, ठीक है, संविधान की 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। अब देखो मैंने क्या याद कराया था, मैंने याद कराया था प्रॉपर आप लोगों को एक फॉर्मूला बना करके कि 21st, 71st, 92, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि 1967, फिर आपका 1992 और ये आपका 2003, और ऐसे याद कर लो यहाँ पर कि 1, 3 और 4 ये भाषाओं का क्रम है। देखो 21st अमेंडमेंट जो कि 1967 में हुआ था, उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा को यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेना, याद भी कर लेना। ये तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर बार पूछता है। आप घटना चक्र उठा करके देख लो, इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 71st अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ था उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि भाई एक ट्रिक याद कर लो, नमक, ठीक है, नमक। अब ये नमक क्या है, ये न म को 3 भाषाओं को रिप्रेजेंट करता है। न से नेपाली भाषा, इसका मतलब है कि नेपाली भाषा क्या हो गया आप लोगों का 71st अमेंडमेंट में शामिल है, ठीक है। और कौन सी भाषा यहाँ पर हो गई आप लोगों की, नेपाली के अलावा न म से यहाँ पर जो आप लोगों की भाषा होती है उसको हम लोग कहते हैं मणिपुरी भाषा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकती थी, कंफ्यूजन ये हो सकती थी कि मैथिली भी एम से स्टार्ट होता है, म से स्टार्ट होता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना था। वो भी मैं बताता हूँ क्यों, मैंने इसका भी ट्रिक बताया हुआ था क्लास के अंतर्गत, ध्यान समझना। न म तो नेपाली, मणिपुरी और क से क्या हो गया आप लोगों का, कोंकणी। तो ये 3 ऐसी भाषाएं हैं जिनको 71st अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को ट्रिक और क्या बताया था कि 92nd अमेंडमेंट जो हुआ था, जो कि 2003 में हुआ था, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। आप लोग याद कर सकते हो, बी फॉर बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। ये 4 भाषाओं को याद करने का एक क्रम है, ठीक है। जैसे जो ट्रिक आप लोगों को याद हो पाए यहाँ पर याद कर लेना, मुझे तो ये क्रम याद है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो मैथिली अगर आपको याद होगा कि 2003 में जोड़ा गया था, तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पर, और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजिली निकाल सकते थे। अगर आपको 71st अमेंडमेंट 1992 में जो 3 भाषा जोड़े गए थे वो नहीं भी पता है, उसके बाद भी अगर आपको बस 92nd वाली जो लास्ट 4 भाषाएं थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, अगर ये याद होती तो आप इसको एलिमिनेट करके इसका आंसर यहाँ पर निकाल लेते। चौथा जैसे ही गलत करते आप यहाँ पर देखो, जैसे ही चौथा गलत करते आपका आंसर यहाँ पर इजिली आ जाता, आपका आंसर यहाँ पर क्या होता, इजिली आ जाता। और ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। ये मैंने अपनी 2 दिन पहले क्लास में डिस्कस किया है,
कमेंट सेक्शन में बताना, जितने लोगों ने क्लास देखी होगी ना, कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं डिस्कस किया था कि नहीं किया था। और देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के द्वारा कितने परिसीमन डिलिमिटेशंस कमीशन बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर जानते हो अगर एक विकल्प दे देता ना, यहाँ पर अगर 5 विकल्प दे देता ई में, ठीक है, तब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता। पता है क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है ये नहीं पता है। अब नारी वंदन अधिनियम को लेकर के बनाया गया कि नहीं बनाया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर के बनाया गया कि नहीं बनाया गया, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन इससे पहले 4 बार डिलिमिटेशंस कमीशन बनाई गई है, ये तो बहुत ईजी था। 1952, 1963, 1973 और 2002, इन 4 वर्षों में डिलिमिटेशंस कमीशन को बनाया गया है, ये बात तो बहुत श्योर थी। तो चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन ही 4 दिया गया था, इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर बहुत इजीली यहाँ पर आ जाता। ठीक है, बहुत इजीली यहाँ पर क्या होता, इसका आंसर आ जाता। तो ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों को बहुत इजीली डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी ने पूछा हुआ है अपने एग्जाम में। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वापस से रिपीट करके आ भी सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आप लोग यहाँ पर देखते ही चलो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिस रहेंगे ना, तैयार रहेंगे आप लोगों के, तो संभव है कि जब दोबारा आपके एग्जाम में रिपीट करें तो आप लोग इजिली कर ले जाओ। और आप लोगों को ये काम केवल यहीं पर नहीं करना है, ऐसे जितने भी गवर्नमेंट के जीएस के पेपर्स होते हैं ना, उन सारे पेपर से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे जो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही इजी हो। ठीक है, और यूपीपीसीएस और आरओ में रिपीट कर सकता हो। ठीक है, देखो भाई एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखो क्या कह रहा है, मैं हिंदी में आ जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में अवेलेबल है, आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा। जहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क किया वो भी मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग उसके ऊपर देख सको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, करंट अफेयर्स का एक फिर से क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसकी जो लिस्ट होती है यूनेस्को की, इसमें नवीनतम समावेश कौन सा? ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत क्लियर पूछा हुआ है कि नवीनतम समावेश, लेटेस्ट इंक्लूजन यहाँ पर कौन सा है। 4 विकल्प दिया गया। छऊ नृत्य आपको पता कि बहुत पहले से था, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य और कुंभ मेला। इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको पता होगा 15वें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर गरबा नृत्य को, गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको हमने स्वीकार किया। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो हमने जो आय दृष्टि पढ़ी थी लेटेस्ट वाली, ठीक है, उस आय दृष्टि में भी इसके बारे में मेंशन किया गया था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपने ये भी देख लिया, आपने इससे पहले ऑपरेशन सद्भावना वाला भी देख लिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो याद करो, अपने नोटबुक में शामिल करते चलो। ठीक है, और देखो भाई और कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का है, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया उपनिषदों वाला। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट का बस समय देना आप लोग। देखो कह रहा है 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। ठीक है, कोई भी नीति कथा यहाँ पर नहीं दिया गया, पैरेबल, इंग्लिश यहाँ पर सब लिखा गया है, पैरेबल उपनिषदों में नहीं है। फिर सेकंड कह रहा है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। उपनिषदों की रचना क्या हुई थी? पुराणों से भी पहले हुई थी। देखो मैं पहले स्टेटमेंट को एलिमिनेट करता हूँ, पता है कैसे? देखो आपको याद होगा यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यम और नचिकेता, ठीक है, इनके मध्य जो संवाद हुआ था, ठीक है, यम और नचिकेता के मध्य का संवाद आपको पता होगा कि नचिकेता एक बार उनके पिता, नचिकेता के पिता क्या कर रहे थे, सब कुछ दान दे रहे थे। ठीक है, जानवरों को दान दे रहे थे। तो नचिकेता पूछते अपने पिता से कि आप मुझे किसको दान दोगे? तो वो कहता कि मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। तो वही नचिकेता फिर आते हैं यमराज के पास, और यमराज और नचिकेता के मध्य में एक कठोर संवाद होता है। तो ये संवाद किसके अंतर्गत है? ये है कठोपनिषद के अंतर्गत। याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यम और नचिकेता के मध्य का संवाद किस उपनिषद में है, तो वो है कठोपनिषद। और कठोपनिषद क्या, ये यम और नचिकेता संवाद क्या बता रहा है? एक नीति कथा है। तो उपनिषदों में नीति कथा तो है, ये बात तो यहीं पर श्योर हो जा रही है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड कह रहा कि उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। मैं आप लोगों को एक ट्रिक इससे पहले भी याद कराया हूं कि VSBAUP जो लोग हमको बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे होंगे उनको ये बात पता होगी। ये ट्रिक मैंने याद कराई। ये क्या है भाई? वेद, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और पुराण, ये क्रम है। ठीक है, इस प्रकार से तो याद कर लो बस कि उपनिषद पहले थे, पुराण बाद में थे। इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर आप लोगों को बहुत इजीली निकल गया। ठीक है, तो ये ट्रिक भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप लोग समझ रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं और बार बार आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग एक बार तैयार करते ही चलो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट करेगा ना, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को सही करके आना ही आना है। अच्छा, यहाँ पर ये लो क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है प्राचीन भारत के संदर्भ में, ठीक है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को समानता निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? ठीक है, महात्मा बुद्ध को लेकर के क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है 3 नाम दिया गया है, न्यायपुत्र, शाक्यमुनि और तथागत। एक बात तो श्योर है, तथागत बुद्ध हम लोग कहते भी हैं। तथागत का मतलब ये होता है कि दैट वन दस गॉन, मतलब जो चला गया है, फिर जो आने वाला है, ऐसा करें तथागत हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तथागत हम लोग महात्मा बुद्ध को कहते हैं, ये बात तो यहाँ पर सही है।
ठीक है, ये तो उनका एक उपनाम है। फिर कह रहा है शाक्य मुनि। आपको पता होगा कि जो महात्मा बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन शाक्य गढ़ के थे, ठीक है, तो उस वजह से महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये कथन भी यहाँ पर सत्य है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सत्य है। नायपुत, अब देखो ये हो सकता हो कि न पता हो आप लोगों को, अगर नहीं पता तो आज से पता कर लो, नोट कर लो अपने नोटबुक में कि जो नायपुत थे ये महावीर स्वामी का नाम था। किसका नाम है? महावीर स्वामी को कई बार हम लोग नायपुत्र के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको याद कर लेना। सेकंड और थर्ड आप लोगों का महात्मा बुद्ध का उपनाम था, तो ये आंसर यहाँ पर आप लोगों का इजिली निकल करके आ गया। ठीक है, ये आंसर क्या हो गया आप लोगों का यहाँ पर इजिली निकल करके आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो भाई, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी? ठीक है, ध्यान समझना, पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 4 विकल्प है, कृष्णदेवराय, नरसिम्हा सालू, मोहम्मद शाह तृतीय, यूसुफ आदिल शाह। अब देखो, अगर आप यहाँ पे कृष्णराय द्वितीय के बारे में अगर कुछ फैक्ट जानते होगे तो कृष्णराय द्वितीय जो कि विजयनगर के एक बहुत ही फेमस तुलु राजवंश के शासक थे। ठीक है, तो उनको सबसे महान शासक माना जाता है विजयनगर का। ठीक है, तो इनके जो पुर्तगाली गवर्नर थे उस टाइम पर, क्या नाम था उनका? अलबुकर्क। ठीक है, अलबुकर्क के ये बड़े मित्र थे, मतलब कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय ने क्या किया था कि पुर्तगालियों को भटकल में, ठीक है, अपना किला बनाने की अनुमति दी थी। ये यूपीपीसीएस का अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछती है, तो आरओ और यूपीपीसीएस दोनों वाले इस क्वेश्चन का नोट बना लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या होगा? कृष्णदेवराय का ये पॉइंट आप लोग को यहाँ पर याद करना ही करना है। ठीक है भाई, और देखो, और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूं जो कि बड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा समय लेकर के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को छाट दिया अलग अलग करके। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चंस मैं छाट करके आप लोगों के साथ एक साथ लेकर के आऊंगा, ताकि आप लोगों को चीजें देखना और चीजें याद करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, थोड़ा ईजी यहाँ पर आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा आराम से बढ़ता हूँ ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना मेरे से। ठीक है, हालांकि मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, फिर भी कई बार क्या होता है क्वेश्चन ध्यान नहीं पड़ता और छूट जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। देखो, एक तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। ठीक है, उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उसकी निम्न जन्म दर, लो बर्थ रेट, अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन, अथवा ह्रासमान जनसंख्या मतलब डिक्लेयरिंग पॉपुलेशन, ठीक है, इसके कारण से होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, समझना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से देश हैं जिनका प्रयोग, ठीक है, जिनका न्यूज में जो उल्लेख होता है वो इस वजह से उल्लेख यहाँ पर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, अभी आपको पता होगा कि हैशटैग मेलोडी टीम, आपने एक वीडियो देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी G7 के सम्मेलन में गए हुए थे, उनको बुलाया गया था वहां पर। ठीक है, तो हैशटैग मेलोडी टीम करके एक बड़ा वायरल वीडियो आया था, मतलब वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियो ऑन द इंटरनेट। ठीक है, वो वीडियो रहा। तो इटली की जनसंख्या क्या है, बहुत तेजी से कम हो रही है। वहां पर जो लो बर्थ रेट है ना, वो सबसे बहुत बड़ा कारण है इस बात का। ठीक है, तो लो बर्थ रेट के लिए इटली बहुत ज्यादा फेमस है, ये बात ध्यान रखना। सारा दामोदर भाई अब इंडियन पर है, यहाँ पर भारतीयों पर है, भारतीय जाकर के जनसंख्या थोड़ी बहुत बढ़ा दे तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो क्या होता है। ठीक है, तो ये हैशटैग मेलोडी टीम वाला एक देश आप लोगों का हो गया, इटली, याद कर लेना आप लोग। इसके बाद जापान, आपको पता है कि जापान की ओल्ड एज पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा है, तो एक समस्या वहां पर ये भी है, ये भी सही बात है। अच्छा, अब देखो भाई, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बताता हूँ, समझना कैसे याद करना है, कैसे क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करना रहता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख गए ना तो ऐसे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर ले जाओगे। क्या बात है भाई, देखो, साउथ कोरिया का जो बर्थ रेट है ना, वो भी बहुत कम है। ठीक है, साउथ कोरिया जो है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में सेकंड या थर्ड नंबर पर आता है, जिसका बर्थ रेट सबसे कम है। इसकी बर्थ रेट करीब 0.8 के राउंड पे है, वहीं पर इटली में करीब 1.25 के राउंड में है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया का तो और भी कम है। बचा नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका। नाइजीरिया का जो बर्थ रेट है वो करीब 5 के राउंड है, तो इसकी जनसंख्या तो कम है ही नहीं, बहुत ज्यादा है। तो नाइजीरिया को यहाँ से एलिमिनेट कर दो, साउथ अफ्रीका को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या? इटली, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया, ये 3 देश ऐसे हैं जो कि अपने लो बर्थ रेट और वर्धमान जनसंख्या के कारण से क्या है, न्यूज में आते रहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा, अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन देखा था जहां पर यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर्स का। यहाँ पर फिर से यूनेस्को का एक क्वेश्चन पूछा गया कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से, ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, यही यूपीएससी की क्वालिटी है। ठीक है, क्वेश्चन समझना, कह रहा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करिए।
एक बार विचार कर लो भाई, ठीक है। क्या विचार करना है? शांति निकेतन पढ़ लिया, रानी की वाव पढ़ लिया, होयसल के पवित्र बौद्ध संग्रह पढ़ लिया, बोध गया पढ़ लिया। अब कोई पढ़ के क्या करेगा पता है? कहेगा हाँ हाँ चारों की चारों क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, मार के आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है। कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये पूछ ही नहीं रहा है। यही तो क्वेश्चन की कला है, यही तो क्वेश्चन का स्पेसिफिक नेचर है, ठीक है। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से साइट है, कौन से स्थल है जिनको 2023 में शामिल किया गया है। यही होता है एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम देते समय एग्जाम पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना। आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था, आई दृष्टि के मैगजीन में भी था कि 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कौन सी है? शांति निकेतन है, बड़ी फेमस साइट है, आपको पता भी होगा, हमने डिस्कस भी किया था। इसके अलावा होयसल के जो पवित्र मंदिर समूह है, जहाँ पे 3 मंदिर यहाँ पर शामिल होते हैं, 42nd वाले, ठीक है, 42nd साइट के तौर पर होयसल के पवित्र मंदिर समूह यहाँ पर शामिल किए गए। और ये दोनों ही कब शामिल किया गया? 2023 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 3, मतलब 2 पेयर यहाँ पर ऐसे हैं जो कि 2023 में यहाँ पर शामिल किए गए थे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब देखो भाई, इसके बाद तो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। मैं बहुत जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ना, मैं वो खुद ही नहीं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। मुझे पता है कि वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग बंद कर दोगे वीडियो देखना, कहोगे सर हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर सकता था, ठीक है। देखो भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है संघभूति जो कि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चाइना की यात्रा की थी, निम्नलिखित में से किस पर उन्होंने निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भाई, एक बार देखो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चाइना की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे, उन्होंने किस पर भाष्य लिखा था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। मेरा सजेशन है आप लोगों से होमवर्क तौर पर इसका आंसर देख लेना। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इसका जो आंसर होना चाहिए वो आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए, कुछ तो कंफ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन में मुझे, ठीक है। कंफ्यूजन ये हो रही है ना कि ये क्वेश्चंस मुझे भी आंसर का कंफ्यूज है, ठीक है। छोड़िए इस क्वेश्चन को, आप लोग एक बार आंसर कमेंट करना वीडियो कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। क्लियर हो? देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से इसको इग्नोर मत करना कि मैंने डिस्कस नहीं किया तो आप भी इग्नोर कर दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। मैं भी एक बार देख लूंगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? कौन सी जो नाटक है यहाँ पर वो भास की रचना, नाटककार भास, इसकी बात कर रहा है कि इनकी रचना यहाँ पर कौन सी है। 4 विकल्प दिया गया है, काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, माध्यम व्यायोग और महाभास। महाभास तो आपको पता है कि पतंजलि की रचना है, इसको तो एलिमिनेट ही कर दो यहाँ से। अच्छा, नाट्यशास्त्र आपको पता है कि भरत मुनि की रचना है, इसको भी एलिमिनेट कर दो यहाँ से। बचा काव्यालंकार और आपका मध्यम व्यायोग, ठीक है, मध्यम व्यायोग। तो जो आपका ये है ना काव्य अलंकार, ये भामा भामा करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, नाटककार थे, उनकी रचना थी। जो भास है जो कि संस्कृत नाटककार है, उनकी रचना का नाम है मध्यम व्यायोग, ठीक है, मध्यम व्यायोग। तो ये बात ध्यान रखना अपना, भास की रचना थी एक और स्वप्नवास वदतम, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भास की रचना दी गई थी उसका नाम था मध्यम व्यायोग, ठीक है, व्यायोग, ध्यान रखना आप लोग। और बाकी महाभाष्य पतंजलि की थी, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की थी, काव्य अलंकार भामा की थी, ये तीनों आप लोगों को पता भी होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का ये बन गया, ठीक है। और देखो भाई क्या क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी हमने अभी अपनी जो हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यू डिस्कशन वाली, वहां पर मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अस्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले संविधान सभा के कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा। आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डायरेक्टली सभापति नहीं बनाया गया था, उनसे पहले एक व्यक्ति थे जिनको सभापति के तौर पर हमने चुना था, और बाद में वो पूरा कार्यभार सौंपते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको जो है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का अस्थायी सभापति यहाँ पर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? यहाँ पर इनको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखो भाई, और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन आप आपके एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं? जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर्स का बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ARO वाले और यूपीपीसीएस वाले, ठीक है, दोनों लोग ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस आयोग बार बार पूछती है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस आप लोग याद कर लेना। बुक का नाम एक बार ध्यान रखना। बुक का नाम क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, 2 बुक का नाम दे रहा है, द इंडिया वे, ठीक है। क्या कौन सी बुक का नाम दे रहा है यहाँ पर? कह रहा है द इंडिया वे, द इंडिया वे और
वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के यहाँ पर लेखक है, इनकी बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है, ठीक है। 4 विकल्प नाम दे रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने, भूपेंद्र यादव, नलिन मेहता, शशि थरूर और एस जयशंकर। इतना लंबा कठिन नाम है, एस जयशंकर की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। एस जयशंकर आप लोगों को पता है बहुत फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है, हमारे मंत्री भी हैं इस समय, विदेश मंत्री। तो एस जयशंकर जी के द्वारा एक बुक लिखी गई, उसका नाम है द इंडिया वे, ठीक है। समझ लो, द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। जो ये बुक है ना द इंडिया वे, ये अमेजन पर भी अवेलेबल है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड। टाइम में जो अनसर्टेन वर्ल्ड चल रहा है उस संदर्भ में भारतीय मार्ग क्या है वो, और भारत को महत्वपूर्ण, भारत को मैटर करता है इस पर। तो ये 2 बुक उन्होंने लिखी हुई है, अजय शंकर की बुक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है तो ऐसी बुक पर ही क्वेश्चन यूपीएससी और आरओआर भी पूछती है, ठीक है। तो ये बुक का नाम तो ध्यान रख ही लेना कि ये बुक किसने लिखी हुई है। जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा ना उसने इस बुक को पढ़ा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, जनरली यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि ये बुक का राइटर कौन है। ऐसे क्वेश्चन आप कहां पर आते हैं, यूपीपीसीएस या फिर आरओआर के पेपर में। और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, ठीक है। तो मेरा पूरा टारगेट यही था कि मैं इस पूरे पेपर से आप लोगों को वो क्वेश्चन छाड़ करके दिखाऊं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, अभी देखो फंडामेंटल राइट जब मैं डिस्कस कर रहा था मैंने आप लोगों से रेट बताया था, ठीक है। मैंने सारे रेट, मैंने कहा था कि न्याय का झरना कहा जाता है इसको, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यहाँ पे कुछ पावर दिया गया है। 5 प्रकार के रेट दिए गए, मैंने 5 प्रकार के रेट बताए थे। मैंने रेट के जो लैटिन नाम है वो बताया था, उसका इंग्लिश मीनिंग बताया था और उसका हिंदी में बताया था और क्या होता है वो बताया था, ठीक है। वहीं पर मैंने आप लोगों से प्रोहिबिशन, प्रतिषेध को भी डिस्कस किया था, ठीक है। प्रतिषेध क्या कह रहा है कि प्रतिषेध जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किसी और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है, ठीक है। किसी और किस प्रयोजन से जारी किया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था क्लास के अंतर्गत, मैंने कहा था कि ये केवल जुडिशियल अथॉरिटीज को जारी होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये केवल जुडिशियल अथॉरिटी को होता है, किसी पर्सनल व्यक्ति जारी नहीं होता है। तो अब जब क्वेश्चन के आधार पर आप पढ़ोगे ना, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल लोगे। कह रहा है कि ये प्रतिषेध रिट किसी सरकारी अधिकारी को जारी किया जाएगा, नहीं भाई, केवल जुडिशियल अथॉरिटी को जारी होता है। संसद विधानसभा को नहीं, निचली अदालत को, लोअर कोर्ट को क्या होता है कि हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में कार्रवाई को जारी रखने का प्रतिषेध करती है, रोकती है, कि प्रोहिबिट करती है, तुम इस केस को नहीं अभी जांच सकते, ठीक है। तो जब हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को किसी मामले में कार्रवाई करने से रोकती है तो उसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन रिट, ठीक है, प्रतिषेध रिट यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, जिसने भी पहले क्लास देखी फंडामेंटल राइट्स वाली हमारी, उस क्लास के आधार पर डिस्कस करके बताना मुझे कि क्या ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि नहीं किया था। मैंने सारे रेट बताए थे, अभी 2 दिन पहले ही क्लास है, आप लोग देखने जाकर के चैनल पर अपलोड भी होगा वो क्लास, ठीक है। और वो सीरीज में आपको एक बात की और गारंटी दे रहा हूँ, यूपीपीसीएस और आरओआर के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीरीज सबसे बेस्ट सीरीज है। 15,000 एमसीक्यू में टारगेट कर रहे हैं, उतना एमसीक्यू तो कोई डिस्कस ही नहीं करता होगा, ठीक है। तो 15,000 एमसीक्यू आप एक बार कर ले गए ना, बहुत इजीली आप ये सारे टॉपिक कवर कर ले जाओगे, ठीक है। और देखो भाई और कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कह रहा है अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में, ठीक है। क्या कह रहा है, अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में। भाई इस क्वेश्चन को भी देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के मैंने आप लोगों को जितने क्वेश्चन दिखाए हैं उनमें से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आ सकता है आपके सामने कि अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में कुछ कथन दिया गया है, उनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये भारत और बांग्लादेश के मध्य, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। यही स्टेटमेंट में गलत कर दिया है। क्या किया है भाई, आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में संप्रीति होता है। आई दृष्टि में हमने सारे जो मल्टी नेशन एक्सरसाइज थे हमने डिस्कस किए थे, वहां पर मैंने डिस्कस भी किया था, कहा था कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में संप्रीति एक्सरसाइज होता है, जबकि भारत और श्रीलंका के मध्य में क्या होता है आपका ये अभ्यास मित्र शक्ति होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड कह रहा कि इसका प्रारंभ औंधपुणे में किया गया, ये बात सही है, नवंबर 2023 में ये हुआ है, ठीक है। तो औंधपुणे में हुआ था, अच्छी बात याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था, तो जो टेररिज्म, एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशन है जो कि दोनों देश मिलकर के साथ में करेंगे, उसके लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया था, ताकि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पर किया जा सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो गया। कह रहा है कि इसमें भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी, सही बात। देखो ये जो अभ्यास है, ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज था, इसमें एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, डी। इसमें अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ में डाउट हो तब भी, अगर आप केवल पहले वाले पॉइंट से क्लियर हो, पहला वाला पॉइंट क्या कि मैं बार बार कहता हूं कि जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होते हैं,
ठीक है, जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज होते हैं जैसे अभ्यास मित्र शक्ति, संप्रीति, गरुड़, ठीक है, ये सारे एक्सरसाइज किन किन देशों के मध्य हो रहे हैं ये बार याद करो। ठीक है, आदित्य, ये सारे एक्सरसाइज याद कर लोगे ना, ठीक है, तो आप इजिली ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। अगर आपने यूपीपीसीएस या फिर आरओ पॉइंट से वो पॉइंट पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। क्यों भाई, देखो आप पहला एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। जैसे ही पहला एलिमिनेट करोगे आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इजिली आ जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और देखो भाई और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कह रहा है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो आप लोग इससे पहले भी डिस्कस किए हुए हो, मुझे पता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में आपने इससे पहले भी चीजों को पढ़ा हुआ है। ठीक है, करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देख लेना आप लोग, इसमें क्या क्या यूपीएससी वाले ने थोड़ा सा इस क्वेश्चन के थर्ड स्टेटमेंट को जटिल कर दिया है, बाकी पहले दोनों स्टेटमेंट तो बहुत ईजी है। ठीक है, कि 18वीं लोकसभा के बाद इसको स्टार्ट किया जाएगा, 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, आप लोगों का सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही, यही थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ठीक है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बस एक बार आप लोग रीड यहाँ पर कर ले रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। और देखो भाई मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को और दिखाता हूँ जो कि इजी क्वेश्चंस थे और जनरली यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, देखो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करूंगा, मैं केवल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपसे एग्जाम में पूछा था। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन था लोकसभा स्पीकर का, पॉलिटी का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कथन क्या दे रहा है, पहला कथन कह रहा है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो लोकसभा के अंतर्गत, ठीक है, तो निम्न तीन में से क्या कथन सही होगा। ठीक है, पहला कह रहा है वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, सही बात है भाई, उसी के खिलाफ उसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है, तो पीठासीन अधिकारी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, अरे किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी आप छीन लोगे वहां पर। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बोलने का अधिकार होगा, ये बात ध्यान रखना। थर्ड कह रहा है वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का हकदार नहीं होगा, ये भी गलत। देखो लोकसभा स्पीकर के पास प्रथमता मत देने का अधिकार इस कंडीशन में आ जाता है, वो एक जनरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। हाँ, अगर मत बराबर हो जाएगा तब उसके पास वो वोटिंग पावर नहीं है जो पहले था कि वो मत दे करके डिसीजन ले सकता है, अब वो ये काम यहाँ पर नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई पीठा मतलब उसको हटाने के संदर्भ में कोई वहां पर विचाराधीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, तो वो उस समय पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, उस समय चेयरपर्सन नहीं होगा उस लोकसभा का, हालांकि उसको बोलने का अधिकार होगा, उसको पहली बार मत देने का अधिकार भी होगा। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और देखो भाई यहाँ पर और कौन सा क्वेश्चन अच्छा दिया गया आप लोगों को, मैं एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चंस कुछ कुछ और। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है। अब ज्योग्राफी क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए लगभग, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक करके। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन असर्शन रीजन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में भी आते हैं, तो ध्यान से समझना, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर को एक बार डिस्कस करना। देखो क्या कह रहा है कि कथन यहाँ पर दिया गया, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया कि बाजार में मिलने वाला अनेक च्युइंगम, च्युइंगम क्या भाई, जो खाते हो, ठीक है, बाजार में मिलने वाला अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का यहाँ पर क्या मानता है, सोर्स माना जाता है। उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, अनेक च्युइंगमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है। अनेक च्युइंगम में क्या होता है, गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है। अब ध्यान दो, अगर आपने करंट अफेयर से कुछ न्यूज़ देखे होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंट में बहुत सारे ऐसे च्युइंगम्स आ रहे हैं मार्केट के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे च्युइंगम आ रहे हैं जो कि प्लास्टिक लेस होते हैं, इसमें प्लास्टिक नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि जो च्युइंगम आमतौर पर मिलते हैं बाजार में उसमें प्लास्टिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये कारण कथन यहाँ पर सही है, कथन 2 यहाँ पर सही है, और जो कथन 1 था वो भी यहाँ पर सही है कि पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। और ये इसका सही प्रकार से एक्सप्लेनेशन है कि च्युइंगम में जनरली क्या है, प्लास्टिक पाया जाता है। इसीलिए देखो, इसी प्लास्टिक के थैलों को बंद कराना पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अदर प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा होता है, जिसमें प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल च्युइंगम का आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या करती है, दिक्कत क्रिएट करती है, ऐसी चीजें क्या करती है, आप लोगों को दिक्कत यहाँ पर क्रिएट करती है, इस बात को यहाँ पर समझना। ठीक है, तो व्याख्या भी करता है और अच्छा क्वेश्चन भी था, तो ये क्वेश्चन भी एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेना। फिर कह रहा है सिकाडा, अब ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने कई बार प्रीवियस में पूछा, घटना चक्र आप उठा लोगे वहां पर ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा कि सिकाडा या साइगेडा, ठीक है, मंडूक फुदक
मतलब फ्रॉग हॉपर, हिंदी पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। मंडूक फुदक कह रहा है, फ्रॉग हॉपर को यहाँ पर मंडूक फुदक कह रहा है, ठीक है। मंडूक फुदक या फिर पॉड स्कैटर, ये क्या है? तो ये तीनों एक इंसेक्ट की प्रजाति हैं, एक कीट है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इंसेक्ट में आप लोगों का साइकाडा तो पहले ही पूछा हुआ था, बाकी फ्रॉग हॉपर और पॉड स्कैटर भी इंसेक्ट होता है, ये बात यहाँ पर ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या ध्यान रख लोगे तो आगे आप लोगों के एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो भाई, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, एक बार कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर चल रहे थे ना, हाँ इस डायरेक्शन में चलो। देखो अभी एक क्वेश्चन ये दिया गया ज्योग्राफी के क्वेश्चन से, ठीक है। कह रहा है रीजन और माउंटेन्स रेंज का यहाँ पर नाम दे रहा है, और वो कौन सा प्रकार का पर्वत है। देखो यूपीपी से जनरली क्या क्वेश्चन पूछती है पता है? क्वेश्चन ये पूछती है कि कोई माउंटेन रेंज का नाम है और वो कहाँ पर लोकेटेड है, मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन दे देती है, ठीक है। तो यूपीपीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार यूपीपीसीएस ये भी क्वेश्चन पूछती है कि माउंटेन दे देती है आप लोगों को एग्जैक्टली, ठीक है, ये माउंटेन का नाम और उनको किस प्रकार के माउंटेन है उससे मैच कराना रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछती है आयोग, यूपीपीसीएस के द्वारा प्रीलिम्स से पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। यूपीएससी ने क्या किया, इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को मर्ज करके एक बहुत ही शानदार टफ क्वेश्चन बनाया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देखना, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से नोट जरूर बना लेना, ठीक है। नोट बना लोगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और देखो भाई एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, मैपिंग का क्वेश्चन है। ऐसे मैपिंग क्वेश्चन अगर आप देखो तो इस बार जो आरओआर का पेपर कैंसिल हुआ था 11 फरवरी वाला, उसमें मैपिंग के कितने क्वेश्चन आए थे, इजराइल वाले पूरे रीजन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया यूपीएससी के द्वारा वो है नॉर्थ सी के बारे में, उत्तरी समुद्र के बारे में। कह रहा है कि उत्तरी समुद्र के साथ निम्नलिखित में से कौन सी देश बाउंड्री शेयर करती है। 4 देशों का नाम दिया गया, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। रशिया को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो आप लोग, ठीक है। अब देखो बाकी फिनलैंड, जर्मनी और नॉर्वे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो देश शामिल होती हैं उसमें ग्रेट ब्रिटेन मतलब यूके, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है, और बेल्जियम और फ्रांस, इतने देश यहाँ पर शामिल होते हैं जो कि नॉर्थ सी के आपकी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस को याद करने का एक तरीका, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ भाई। सिंपल सा काम ये करो ना आप लोग, गूगल अर्थ में, ठीक है, ऐसे लोकेशंस को एक बार देखो कि नॉर्थ सी जो आप लोगों का है, ठीक है, उसके अगल बगल यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, ठीक है। नॉर्थ सी के अगल बगल यहाँ पर कौन कौन से देश है। जब आप लोग मैप को डायनेमिक नेचर में समझने का प्रयास करो ना, तो चीजें आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगी और याद भी होंगी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अब कौन कौन से देश है एक बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो ये यूके है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर नॉर्थ सी बीच में, ठीक है। तो यूके हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग सारे कंट्री जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, नीदरलैंड, डेनमार्क, ठीक है, ये सारे कंट्री पर आप लोग यहाँ पर देखते चलो, नॉर्वे, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज आप लोग को इस प्रकार से यहाँ पर याद करना है। मैंने आप लोग को बता दिया ना कि देखो ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, ये सारे ऐसे नेशंस हैं जो कि नॉर्थ सी के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। और एक ऐसे छोटे टॉपिक पर ना कि नॉर्थ सी के साथ बाउंड्री कौन शेयर करता है, मैप बना करके अपने नोटबुक में कहीं पर लिख लो। संभव है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में वापस से रिपीट करके आएगा, ठीक है। तो फिर मत करना सर ये क्वेश्चन तो यूपीएससी से आया था और आपने कहा भी था याद करने को, फिर भी मैंने नहीं किया, ठीक है, ये गलती मत करना। अब देखो भाई यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, वाटरफॉल्स रीजन कौन सी नदी पर है। कितना क्वेश्चन, धुआंधार तो एक एक व्यक्ति को यहाँ पर याद होगा, हुंड्रू याद ही होगा, ये गेसरोप्पा वाला हो सके आप लोगों को ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने काम पर फोकस करते ना, 2 क्वेश्चन पर फोकस करते, एक नया टॉपिक यहाँ पर मिला उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन तो याद है ना भाई, एक बार कमेंट बताना कि ये क्वेश्चन आयोग ने कितनी बार पूछा हुआ है आप लोगों से, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, किस रीजन में पाया जाता है बताओ, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कमेंट में इसका भी आंसर आप लोग एक बार देना, ठीक है, कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। अब देखो कह रहा गंगा की सहायक नदियां पूछी गई भाई, कह रहा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हो तो कौन कौन सी नदियां, ठीक है, कौन कौन सी नदियां गंगा नदी में मिल रही हैं, उनकी सहायक नदी है, इसको बताना है। समझो भाई बताओ, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। आई होप कि इसका आंसर आप लोग बहुत इजीली निकाल भी सकते हो कुछ कुछ लॉजिक लगा करके। कोशी नदी किधर बहती है, सोचो ये बात थोड़ा सा, ठीक है भाई। गोमती कहाँ बहती है, सोचो, आप लोगों को पता है गोमती कहाँ बहती है, लखनऊ के एरिया में गोमती रिवर फ्रंट वहां पर बना हुआ है। कोशी नदी कहाँ पर बहती है, कहाँ पर उसको सोग नदी कहा जाता है, ठीक है। घाघरा कहाँ पर है, तो ऐसे भी लॉजिक आंसर निकाल सकते हो। प्लस गंगा के सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी सहायक नदियां हैं, वो तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है।
देखो 45 मिनट हो गया है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से एक बार कुछ क्वेश्चंस और दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, मैं आप लोगों से जो टॉपिक कह रहा हूँ ना, इन टॉपिक्स पर आप लोगों को तैयार करना है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी पूछा हुआ है 2021 के अंतर्गत। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है। ठीक है, आपको पता है भाई, घाना और ये कोटेड आइवर, ठीक है, आइवर कोस्ट वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये क्या है, ये कोको के सबसे बड़े प्रोड्यूसर माने जाते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने 2021 में पूछा हुआ था, तो इसका आंसर तो आप लोग इजिली निकाल लोगे यहाँ पर। भाई मैं कोई भी क्वेश्चन लॉजिक के अलावा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को ये डिस्कस कर रहा हूँ कि देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो एक बार आप लोग देख ही लेना। अब देखो ये क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गार वॉल्केनिक इरप्शन के उत्पाद होते हैं। वॉल्केनिक जब इरप्ट करता है तो कौन कौन से उसके प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, पायरोक्लास्टिक मलबा की बात यहाँ पे कर रहा है, देखो मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। तो भाई पायरोक्लास्टिक डेब्रिस तो होता ही है, सिंपल सी बात है। एस एंड डस्ट भी होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं होता है, सल्फर कंपाउंड और पाया जाता है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर। ठीक है, सल्फर कंपाउंड होता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होता है, एस और डस्ट यहाँ पर होते हैं जो कि वॉल्केनिक इरप्शन में निकलते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, अब ये देखो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पृथ्वी गर्म क्यों होती है, किस प्रकार के किरणों से पृथ्वी गर्म होती है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उससे, जो लॉन्ग रेडिएशन होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है उनसे, या फिर शॉर्ट वेव रेडिएशन वाले से। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, साइंस का इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और देखो भाई, तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं आप लोगों के दोस्तों जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का और साइंस का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, कोरियोलिस फोर्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, ओशियनिक करंट जब आपने पढ़ा होगा, विंड का आपने शिफ्टिंग पढ़ा होगा, तब आपने इसके बारे में डिस्कस किया होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हाँ भाई ये टॉपिक क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सिंथेटिक होता है, मतलब सिंथेसाइज होता है, संश्लेषित होता है, जो ब्लड वेजल्स को विस्फारित करता है, मतलब वाइड करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ध्यान से पढ़ना, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है या फिर ब्लड वेजल्स को बड़ा करता है। ठीक है, आपको ये बात पता होगा दोस्तों, देखो क्या होता है दरअसल, जब हमारा बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या होता है, जब हमारी वेजल्स होती है बहुत पतली हो जाती है या फिर बंद हो जाती हैं, तो ब्लड का जो दबाव होता है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर की समस्याओं, जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, उन वेजल्स को चौड़ा कर बढ़ाते हैं। ठीक है, रक्त वाहिकाओं को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत ईजिली फ्लो करने लग जाता है। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, इसमें जिस दवा का प्रयोग हम लोग, जिस कंपाउंड का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। आपने पढ़ा होगा, जितने लोगों को बीपी की ऐसे इश्यू आते हैं ना, जब आप लोग पढ़ोगे चीज़ों को तो आप ये बात समझ में आ गई। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस ने कि डायबिटीज में किस प्रकार के क्या कहते हैं, लिक्विड का स्त्राव होता है, फिर किस प्रकार का हम दवा का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, क्यों ये किया जाता है, आप लोगों का ब्लड वेसल्स को बढ़ा करने में, ताकि क्या हो कि जो ब्लड का फ्लो हो वो यहाँ पर सही प्रकार से हो पाए। ठीक है, सही प्रकार से यहाँ पर क्या हो पाए, ब्लड का फ्लो हो पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर समझ में आया होगा। साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन था, बाकी तो सारे क्वेश्चन ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन थोड़े से आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन थे। अब ये देखो ये 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी, बात को समझना, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सीरियसली पढ़ाई की है ना, सीरियसली पढ़ाई का मेरा मतलब ये है कि आप बेसिक चीज़ों को समझते हो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, मैंने एनसीईआरटी पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, जहाँ पर मैं पहले हम लोग चला रहे थे। ठीक है, वहाँ पर मैंने पूरी बात डिस्कस किया हुआ है। एनसीईआरटी में अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक को उठाकर देखो, क्लास 9, 10, 11, 12 वाली बुक को, आपको 9th और 10th की बुक में ही दिख जाएंगे दोनों क्वेश्चन का आंसर। क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और वो किस सेक्टर में शामिल होता है। कृषि उत्पाद का भंडारण, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये क्या है, एक सर्विस है, कहाँ पर शामिल होगा आपको बताना है। डेयरी फार्म प्राइमरी सेक्टर का काम है। ठीक है, सिंपल सी बात है। माइनिंग करना, ठीक है, खनिज की खोज करना, कहाँ पर है, तृतीय सेक्टर में तो नहीं, टर्सरी सेक्टर में तो नहीं। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, सेवा सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, इसको हटा दो। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होगा, आप लोगों को जो नेचर से जो हम लोग चीज निकालते हो प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इकोनॉमिक्स का बहुत इजी क्वेश्चन क्लास 9, 10 की बुक से क्वेश्चन एग्जैक्टली दिया गया है। अगर आप 9, 10 की बुक को उठा करके देखोगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाएगा। और देखो भाई ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, जो भौतिक पूंजी होती है उसके संदर्भ में बात करें। देखो भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है,
एक होता है इसको मैं कहता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है मैं कहता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होती है, बात को समझना, मैंने एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है भाई, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट रह गया, वो बार बार आप लगातार यूज करो। जैसे कि मानो मैंने ये एक नया पीसेस अभ्यास प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पर लैपटॉप खरीदा, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक फोन खरीदा, हमने यहाँ पर एक कैमरा खरीदा ताकि हम क्लास को रिकॉर्ड कर पाए। ये क्या है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट आपका है जो कि लगातार रहेगा। ठीक है, ये आपका होता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों का स्थिर पूंजी होता है, जैसा कि कंप्यूटर आप लोगों का एक स्थिर पूंजी है। ठीक है, ध्यान रखना, बुनकर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो सूत है, ये स्थिर पूंजी नहीं, आपको इसको डेली पर्पज से नया मंगाना पड़ेगा। सूत, जो सूत आप प्रयोग करो डेली पर्पज से आपको नया मंगाना पड़ेगा, क्योंकि सूत की रिक्वायरमेंट डेली होती है। ठीक है, तो ये आपका स्थिर पूंजी नहीं हुआ, ये आपका कार्यशील पूंजी हुआ, वर्किंग कैपिटल हुआ। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है भाई, इससे इजी क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस देखो, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इस बार एग्जाम में दिए गए थे। आई होप कि पूरा डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे ही पेपर की तैयारी करनी होती है। जितने भी एग्जाम्स होंगे अभी, ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर से पहले पहले सारे पेपर्स के क्वेश्चंस को आप लोगों को, जीएस के क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस करना है, देखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताना कि सर और कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस थे, या फिर यूपीपीसीएस में या फिर आरओ के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताना, मैं डिस्कस करूंगा। लगातार जुड़े रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये पूरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन हम लगातार कर रहे हैं। और सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कमेंट में अपना फीडबैक इस पूरे सेशन को लेकर के जरूर देना।